हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अलका गोयल और आज हम पढ़ रहे हैं एक ऐसे विषय के बारे में जिसके चारों ओर, जिसके इर्द गिर्द हमारे देश का पूरा तंत्र घूमता है, जिसकी व्यू होते हैं, जिसकी जो विचारधारा होती है उसके आधार पर हमारे देश की नीति निर्धारित होती है। तो हम पढ़ रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री के बारे में। स्टूडेंट्स, इसके दो पार्ट हैं। पार्ट 1 में आप जानेंगे भारत के प्रधानमंत्री के बारे में समस्त वो जानकारी जो कि आप जानना चाहते हैं, जैसे कि उनका निर्वाचन, उनकी कार्यशैली, किस प्रकार से वो अपने पद पर रह सकते हैं और कब प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र देने के लिए मजबूर हो जाते हैं और प्रधानमंत्री का कितना कार्यकाल है, कैसे वो उसको पूरा करते हैं। ठीक है। दूसरे पार्ट में हम जानेंगे भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियों के बारे में। तो हम चलते हैं। भारत के प्रधानमंत्री के संबंध में जो मुख्य अनुच्छेद हैं वो है 74 और 75। स्टूडेंट, इतना महत्वपूर्ण पद और उसके लिए भारतीय संविधान में केवल 2 अनुच्छेद हैं, क्योंकि भारत के संविधान में मुख्य जो स्थान है वो ये कहें कि सम्मानजनक रूप से राष्ट्रपति को दिया गया है और शासन की शक्ति तो वैसे मुख्य रूप से प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास है, लेकिन राष्ट्रपति की शक्तियों में ही बहुत सारी बातें प्रधानमंत्री के लिए कह दी गई हैं। तो यहाँ केवल 2 अनुच्छेद हैं। अन्य मतलब आपको ज्यादा जानकारी इसके संबंध में चाहिए तो मेरे जो इनसे पहले वीडियोस हैं राष्ट्रपति के संबंध में 3 वीडियो जो मैंने अपलोड किए हैं, वहां आप प्रधानमंत्री की शक्तियों के बारे में भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो देखते हैं प्रधानमंत्री के बारे में। 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति की सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। ठीक है। और जिसका प्रधानमंत्री होगा, ऐसा दिया गया है। ठीक है। और इसमें भी 2 क्लॉज हैं। पहले में क्या है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेंगे, ये पहले में दिया हुआ है। और संविधान में ये लिखा है कि मंत्रिपरिषद द्वारा जो सलाह दी जाती है राष्ट्रपति उसको पुनर्विचार के लिए कह सकता है, लेकिन बाद में जो यानी पुनर्विचार के बाद जो सलाह दी जाती है उसे राष्ट्रपति को मानना ही पड़ेगा। ठीक है। यानी राष्ट्रपति की बात को प्रधानमंत्री यदि नहीं मानता है तो दोबारा से राष्ट्रपति के लिए वो आग्रह कर सकते हैं और राष्ट्रपति को दोबारा में वो बात माननी ही पड़ेगी। दूसरा जो है, यहाँ देखिए मेरे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, दूसरे पर भी 1 नंबर ही आ रहा है। दूसरी चीज ये है कि उसने क्या सलाह दी, इस चीज की न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी और राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार अपने कार्यों का निष्पादन करेगा, यानी जो भी कार्य करेगा वो मंत्रिपरिषद की सलाह से करेगा। और मुख्य जो कार्यकारी है वो मंत्रिपरिषद है जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। तो अब टोटल मिला के इसका ये मतलब हुआ कि सारी जो कार्यकारी शक्ति है, वास्तविक जो शक्ति है वो मंत्रिपरिषद के हाथ में है और मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री के पर अनुसार काम करता है। चूंकि मंत्रिपरिषद में जो सबसे पहला मंत्री होता है वो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है। वो भी उसका वही पार्ट है। अनुच्छेद 75 में क्या लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। ठीक है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, हालांकि वो किस तरह करेगा वो मैं आपको अभी बताऊंगी किस आधार पर करेगा। यानी यहाँ पर देखिए प्रधानमंत्री ही मुख्य है, वो जिसको चाहता है उसको मंत्री बनवाता है। अच्छा, 91 जो अभी संशोधन विधेयक हुआ उसमें एक ये क्लू जोड़ दिया गया कि जो मंत्रिपरिषद है प्रधानमंत्री सहित उसमें कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, यानी लगभग 550 मेंबर हमारे होते हैं। तो उसी अनुपात में या कम ज्यादा जो भी होते हैं 80-81 सदस्य मंत्रिपरिषद का हिस्सा बन सकते हैं। मंत्री कौन कौन से होते हैं, क्या है, ये मैं आपको इसी वीडियो में आगे बताने वाली हूँ। इसके अलावा जो मंत्री हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं, यानी राष्ट्रपति चाहे जब मंत्रियों को अपने पद से हटा सकता है। और यहाँ पर भी देखिए मैं आपको बार बार बता देती हूँ, ये बात तो पहले भी मैं बता चुकी हूँ, राष्ट्रपति नाम मात्र का है, ये सब कुछ प्रधानमंत्री के अनुसार ही कार्य करते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, चूंकि हमारे यहाँ संसदात्मक शासन है
और इसलिए हमारे यहाँ पर जो मंत्री हैं वो सब संसद में से लिए जाते हैं और उसके प्रति ही उत्तरदायी होते हैं। सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब है एक साथ त्यागपत्र देना। यदि किसी एक मंत्री के विरुद्ध भी अविश्वास प्रस्ताव पास होता है तो संपूर्ण जो मंत्रिपरिषद है उसको त्यागपत्र देना पड़ता है। संसदात्मक व्यवस्था में ये आप विस्तार से पढ़ पाएंगे। मेरे वीडियोस आप पहले देखते रहिए। संसदात्मक व्यवस्था का वीडियो मैंने अपलोड किए हुए हैं जिसमें आपको इसके संबंध में विस्तार से जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा किसी मंत्री द्वारा अपना पद ग्रहण करने के पहले राष्ट्रपति उसको पद की गोपनीयता की शपथ दिलाता है कि वह अपने मतलब कोई भी विधेयक के बारे में बात करेगा या कोई भी कार्य करेगा उसको गोपनीय रखेगा जब तक उसको सबके सामने लाने का समय नहीं आएगा। इसके अलावा यदि कोई मंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है और उसे मंत्री बना दिया तो 6 माह के अंतर्गत उसे कहीं ना कहीं से सदस्य बनना पड़ेगा, या तो लोकसभा का या तो राज्यसभा का, नहीं तो वह मंत्री पद को खो देगा। मंत्रियों के वेतन भत्ते संसद के द्वारा निर्धारित होंगे। इसके अलावा अनुच्छेद 75 में यह बताया गया कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा। लेकिन प्रधानमंत्री जो सलाह देता है देखिए वो उसे माननी ही पड़ती है। प्रधानमंत्री जब मंत्रियों की नियुक्ति करता है तो वो ये देख लेता है कि अमुक मंत्री दल में उसकी क्या छवि है, उसने क्या काम अब तक किए हैं, प्रधानमंत्री के साथ उसकी ट्यूनिंग कैसी है, वो कितना योग्य है, किस एरिया से वो संपर्क करता है, वो किस वर्ग का है, ये सब बातें जो प्रधानमंत्री है वो देखता है। उसके बाद ही वह नाम जो है उसको सजेस्ट करता है। तो सब चीजें वो देखकर ही करता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री दोनों सदनों में से किसी का भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वह लोकसभा का मेंबर हो। इंदिरा गांधी, देवगौड़ा, मनमोहन सिंह, ये मैंने यहाँ पर उदाहरण दिए हैं और ये राज्यसभा के सदस्य थे, फिर भी ये प्रधानमंत्री बने। तो यदि आपके मन में इस प्रकार की कोई भ्रांति हो कि लोकसभा का ही सदस्य प्रधानमंत्री बनेगा तो वो निकाल दीजिए। इसके अलावा संस्थात्मक शासन में जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है उसका नेता प्रधानमंत्री बनता है। जैसे वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं तो भाजपा के वो बहुमत दल के नेता हैं और वह वर्तमान में प्रधानमंत्री है। या हम किसी भी राज्य का लें तो उस दल के, जैसे मैं राजस्थान की हूँ तो यहाँ पर वही सिस्टम चलता है राज्यों में भी। हमारे भारत में कांग्रेस में जो बहुमत दल है कांग्रेस का, उसके नेता है अशोक गहलोत, तो उनकी सरकार चल रही है। ठीक है। और यदि किसी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के बारे में थोड़ा बहुत अपने विवेक का प्रयोग कर सकते हैं। और ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति सबसे बड़े दल अथवा गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री बनाते हैं और उसको 1 माह के अंदर विश्वास मत हासिल करने के लिए कहते हैं कि वह पूरे सदन का विश्वास मत हासिल करे, तभी उसे प्रधानमंत्री माना जाएगा। अन्यथा ऐसे ही तो राष्ट्रपति किसी को प्रधानमंत्री नहीं बना देता। उसको वो देखता है कि कौन व्यक्ति है इनमें से जो कि सभी को साथ में लेकर चल सकता है, या सारे जो मेंबर हैं वो उसका विश्वास करते हैं और उस व्यक्ति को वह अपने विवेक से प्रधानमंत्री तब तक के लिए बना सकता है। अच्छा, प्रथम बार इसका प्रयोग 1979 में किया, जबकि जो नीलम संजीव रेड्डी थे उन्होंने, राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने मोरारजी देसाई की जो सरकार थी उसमें उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। उनकी सरकार का पतन हो गया था और उसके बाद चरण सिंह को प्रधानमंत्री बनाया गया था। और ये जो स्थिति है ये 1980 में व्यवस्था मतलब उच्च न्यायालय ने इस प्रकार की व्यवस्था बनाई थी कि 1 महीने का समय बहुमत सिद्ध करने के लिए दिया जाना चाहिए। और पहले जब तक बहुमत सिद्ध नहीं हो जाए तब तक प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं कर सकता था। लेकिन 1980 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि आवश्यक नहीं है कि एक व्यक्ति प्रधानमंत्री नियुक्त होने से पूर्व लोकसभा में अपना विश्वास बहुमत प्राप्त करे। ये भी हो सकता है कि वह उसको प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया जाए और 1 माह का समय दे दिया जाए। उस बीच में वह सबको अपनी जो भी उसकी मानसिकता होती है, जो विचारधारा होती है, उसके आधार पर वह अपने साथ के लोगों को तैयार अपने विश्वास के लिए कर सकता है।
और वैसे भी गठबंधन में कई बार ये निर्धारित नहीं होता कि कौन व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है। जो बहुमत दल होता है वहां तो स्पष्ट होता है एक प्रधानमंत्री का चेहरा, लेकिन कई बार गठबंधन में ये निर्धारित नहीं हो पाता है। राष्ट्रपति को पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति करनी होती है, उसके आधार पर वह अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है और 1 माह के अंतर्गत उसको बहुमत सिद्ध करना पड़ता है लोकसभा में। इसके अलावा 1997 में न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया कि एक व्यक्ति को जो किसी भी सदन का सदस्य ना हो 6 माह के लिए प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। चूंकि ये उसी आधार पर है जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि कोई सदस्य जो कि किसी भी दल, मतलब दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, वो 6 माह तक मंत्री रह सकता है। तो यहाँ भी प्रधानमंत्री भी एक मंत्री ही है, उसके आगे प्रधान लग गया है, यानी वो सबसे पहला मंत्री है, सबसे महत्वपूर्ण मंत्री है, तो वो भी 6 महीना के लिए नियुक्त किया जा सकता है। और इस बीच में उसको कहीं ना कहीं से सदस्य बनना पड़ेगा, जैसे कि अन्य मंत्रियों के संबंध में है। जो इसका कार्यकाल है वो 5 वर्ष का है, और यदि किसी एक दल का पूर्ण बहुमत है तो 5 वर्ष चल जाता है, यदि बहुमत नहीं है तो कार्यकाल निश्चित मत मानिए, क्योंकि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रह सकते हैं। राष्ट्रपति समय से पूर्व भी प्रधानमंत्री को पद से हटा सकता है, और कब हटा सकता है? जब तक कि बहुमत नहीं रहता है। यदि उस दल का बहुमत लोकसभा में सिद्ध नहीं होता है तो राष्ट्रपति उसे बर्खास्त कर सकता है बीच में ही, और नहीं तो नहीं कर सकता। और यदि विश्वास मत खो देते हैं तो प्रधानमंत्री त्यागपत्र देना पड़ता है प्रधानमंत्री को, और नहीं दे वो त्यागपत्र तो राष्ट्रपति उसे बर्खास्त कर देते हैं। वैसे हमारे यहाँ पर ऐसी स्थिति है कि सभी प्रधानमंत्रियों ने सम्मानजनक रास्ता अपनाया है। यदि विश्वास मत हासिल नहीं हुआ है तो उन्होंने त्यागपत्र दे दिया है, और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल इतना निश्चित नहीं है कि वो 5 साल ही सरकार चलाएगा। ये लोकसभा में उसके बहुमत पर निश्चित करता है, उसके दल के बहुमत पर निश्चित करता है, तब तक ही वह पद पर रह सकता है। तो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्रधानमंत्री के बारे में सारी जानकारी आपको मिल गई है। प्रधानमंत्री की शक्तियां और कार्य जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसके बारे में हम इस जो चैप्टर है आपका प्रधानमंत्री का, इसके 2nd पार्ट में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।